हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो पर्ट टेक्निक पर बेस्ड है। ओके। तो पर्ट में जितनी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने उतने टाइप के क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया है। तो आइए आते हैं, आज पर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फॉर द फॉलोइंग टास्क ड्यूरेशंस एंड प्री डिसीजर्स रिलेशनशिप इन दी फॉलोइंग एक्टिविटी टेबल। एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ABCD से लेकर के I तक। इमीडिएट प्रोसीजर भी दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, सारे का ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि CPM और PERT में डिफरेंस क्या है। देखिए, CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ओके। तो PERT जो होता है एक डिटेल एनालिसिस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि CPM में हर एक्टिविटी के लिए जो है ड्यूरेशन दिया रहता है। ओके, और वो ड्यूरेशन जो होता है फिक्स होता है। बट पर्ट में क्या रहता है, पर्ट में 3 तरह का जो है टाइम दिया रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक्टिविटी के लिए 3 तरह का टाइम दिया हुआ है। जैसे कि ए एक्टिविटी के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर 3 टाइम दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, तो ये 3 तरीके का जो है टाइम दिया रहता है, इसलिए ये जो है एक डिटेल एनालिसिस होता है। CPM में क्या होता है कि अगर जैसे जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट है, उसका जो है टाइम एस्टिमेशन करना है, तो CPM में जो प्रोजेक्ट एनालिसिस होता है, वो प्रोजेक्ट उससे पहले भी कई बार जो है परफॉर्म हो चुका रहता है। यानी कि वो प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी कई बार जो है मतलब ऑलरेडी वो जो प्रोजेक्ट है वो कई बार कह सकते हैं वो प्रोजेक्ट जो है कई बार किया हुआ रहता है। ठीक है। ओके, जैसे कि हमको मान लीजिए कोई केमिकल फैक्ट्री लगाना है, ये एक प्रोजेक्ट है, तो वो केमिकल फैक्ट्री कई बार लग चुकी रहती है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम जो है CPM टेक्निक यूज़ करते हैं। बट जो पर्ट होता है, पर्ट उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो पहली बार हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई नया इन्वेंट हुआ या कुछ नया टेक्नोलॉजी आया, तो उसके लिए हमें कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो अगर वो पहली बार होगा तो उसके लिए जो है हम पर टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो CPM में इसलिए जो है टाइम जो है फिक्स रहता है कि ये जो एक्टिविटी है, जैसे कि A B जो भी एक्टिविटी है उसके लिए जो टाइम है वो फिक्स रहता है। बट पर्ट में जो टाइम है किसी भी एक्टिविटी के लिए वो फिक्स नहीं होता है, उसके लिए हम जो है 3 तरह के जो है टाइमिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। ठीक है। ये जो टाइम है हम जो है ये सोच के करते हैं कि हम जो है कुछ एजम्पशंस लेके करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक्टिविटी A है और एक्टिविटी A के लिए यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक टाइम का एस्टिमेशन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि A एक्टिविटी के लिए जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो मिनिमम से मिनिमम जो है 4 दिन में जो है कंप्लीट हो सकता है, इसका मतलब ये है। बट वो मिनिमम से मिनिमम 4 दिन में कब कंप्लीट होगा, जब आपके पास में मैन होंगे, प्रॉपर मशीन होंगी, प्रॉपर हर तरह के रिसोर्सेस होंगे। तो वो जो A एक्टिविटी है उसके लिए जो मिनिमम से मिनिमम जो है 4 दिन में ये जो है कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से मोस्ट लाइकली टाइम का क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल कंडीशन हुआ, जैसे कि हमारे पास मैन भी है, मशीन भी है और सारे रिसोर्सेज भी है, बट वो नॉर्मल है। ठीक है। जैसे कि हमको हाई क्वालिटी का मशीन चाहिए, मतलब अच्छी उम्दा मशीन चाहिए, लेकिन वो ठीक है हमारे पास जो है कम उम्दा मशीन भी है या नॉर्मल मैन पावर भी है, तो एक टाइम जितना लग सकता है उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमको जो है एक नॉर्मल टाइम चाहिए। ठीक है। अगर किसी एक्टिविटी को नॉर्मल तरीके से कंप्लीट करना है तो उसके लिए नॉर्मल टाइम चाहिए। तो नॉर्मल टाइम का मतलब होता है कि मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A एक्टिविटी के लिए वो टाइम जो है 7 है। ठीक है। पेसिमिस्टिक टाइम, अगर आपके प्रोजेक्ट की एक्टिविटी के लिए वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो हुआ, जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अब सपोज़ कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया या भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, या जो आपकी हैवी मशीनरी है वो ख़राब हो गई, तो ये होता है वर्स्ट कंडीशन। तो वर्स्ट कंडीशन में हमारे किसी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, वो कहलाता है हमारा पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम जो है क्या होता है। तो ये तीनों तरह का जो टाइमिंग रहता है ये जो है एस्टिमेटेड टाइम रहता है। ठीक है। तो इसी को ही एनालिसिस करके एक जो है एक्सपेक्टेड टाइम निकाल जाता है, और उसी एक्सपेक्टेड टाइम को हम जो है बेस मान करके जो है आगे का कैलकुलेशन जो है पर्ट में करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो
मैंने क्वेश्चन लिया है वो भी आप देख लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि नेटवर्क बनाना है, ड्रॉ द नेटवर्क। बी क्वेश्चन है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ऑल टास्क, ओके। सी है कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल टास्क, ओके। डी एक्टिविटी है डिटरमाइन ऑल पॉसिबल पाथ्स एंड देयर एस्टिमेटेड ड्यूरेशंस। क्वेश्चन नंबर ई है आइडेंटिफाई दी क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है उसको जो है सॉल्व करते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो इसके लिए मुझे जो है नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आइए उससे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए है, ए का जो प्री डिसीजर है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इवेंट या नोड बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ओके। फिर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्री डिसीजर जो है ए है और एक्टिविटी बी है, तो बी के पहले जो है ए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सी के पहले भी ए आ रहा है। ओके, तो मतलब ए से 2 ब्रांचेस निकल जाएंगे। तो इसे हम ये ऐसा और ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ सॉरी, एक मिनट, इसे हम जो है हमने अभी ए एक्टिविटी को तो लिया ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये ऐसा बनेगा और इसे जो है ये ए एक्टिविटी हो गया, राइट। ठीक है, अब मैंने जो बताया था 2 ब्रांचेस निकलेंगी बी और सी की ना, तो बी का ये हो गया बी, और इसे जो है ऐसे हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है सी हो जाएगा ये ऐसा, और ये सी एक्टिविटी हो गया, राइट। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं डी और बी है यहाँ पे, मतलब डी के पहले क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। मतलब एक्टिविटी टी के लिए जो प्री डिसीजर है वो बी है। ठीक है, तो मतलब मुझे जो है यहाँ पर डी एक्टिविटी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी एक्टिविटी इधर में, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं ई एक्टिविटी का जो प्री डिसीजर है वो क्या है, डी और सी कंबाइंड रूप से है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डी और सी के बाद यहाँ पर भी नीचे सी है, तो जब भी ऐसा पेयर मिलता है तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो सी है, सी जो है डमी रहेगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, ई का प्री डिसीजर है डी और सी, ओके। तो अगर मैं इसे यहाँ पर ई अगर लेके चलूँ, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे सी को डी के साथ कंबाइन कर दूँ, ठीक है, तो जो ई है तो ई का जो प्री डिसीजर है वो सी और डी हो जाता है। ठीक है, ओके, ई का प्री डिसीजर सी और डी हो जाता है, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं एफ का प्री डिसीजर है सी, ओके, तो यहाँ पर एफ हमारा आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर एफ ड्रॉ कर लिया और इसे जो है इवेंट बना करके बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद जी का प्री डिसीजर क्या है, एफ है, ओके। तो जी एक्टिविटी के लिए जी का प्री डिसीजर एफ है, मतलब जी एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि जो जी है, जी जो है ई के साथ कंबाइन है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं ऐसा एक बना दूँ और इसको इससे मिला दूँ, ठीक है, तो ये मेरा जी हो जाएगा।
अब जो जी और ई जो है कंबाइन हो गया और ये जी जो है एफ के पहले भी हो गया, ठीक है। ई और जी जो है कंबाइन हो गया, ठीक है, और जी का प्रीडिसीजर एफ भी हो गया। ओके ओके। अब जो है नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है जो एच है, एच का प्रीडिसीजर जो है ई और जी है। ओके, तो ई और जी हो गया, मतलब यहाँ पर एच आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम एच कर लेते हैं, ये एच हो गया और यह इसको जो है ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट बच गया, आई का प्रीडिसीजर जो है एच है। ओके, तो यहाँ पर जो है लास्ट में आई आ जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये नेटवर्क जो है ड्रॉ हो गया। ओके ओके। अब इसके बाद में अब हम जो है ये नेटवर्क तो ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसका जो है एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करेंगे सारी एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है वो, ठीक है। ओके, तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें मैंने जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है, एक्टिविटी, इमीडिएट प्रीडिसीजर, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, ये तो लिखा ही है। साथ में जो एक्सपेक्टेड टाइम जो आएगा, है ना, जो हमें निकालना है, वो भी मैंने यहाँ पर एक टेबुलेट किया हुआ है। और साथ में सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और वी यहाँ पर है वेरिएंस, इसे भी जो है यहाँ पर टेबुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो जो टी ई है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला जो है आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर जो टी ई है, एक्सपेक्टेड टाइम है, तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी नॉट, टी नॉट का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, प्लस 4 टी एम, टी एम मतलब मोस्ट लाइकली टाइम जो ये है, ठीक है, और टी पी, टी पी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम। इन तीनों का समेशन करके डिवाइड करके 6 से डिवाइड किया गया है, मतलब इसका जो है एवरेज निकाला गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो एक्सपेक्टेड टाइम आएगा हर एक्टिविटी के लिए, वो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। तो जैसे कि ए एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी के लिए हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या हो गया, 4, तो टी नॉट का वैल्यू हो गया 4, मोस्ट लाइकली टाइम का वैल्यू है 7, तो यहाँ पर 4 टी एम मतलब 4 इंटू 7 हो जाएगा। और पेसिमिस्टिक वीक में जो टाइम है तो कितना है, 10 दिया है, तो +10 करके डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये जो टी ई है उसका वैल्यू जो है यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इजी कैलकुलेशन है, तो इसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो इस तरीके से सारे एक्टिविटी का जो है आप जो है टी ई निकाल सकते हैं। ओके, अब जो है क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और जो है वेरिएंस भी निकालना है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टी पी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई 6 होता है, ठीक है। तो आप सिंपली टी पी और टी नॉट की जो वैल्यू आई है उसको जो है माइनस करके 6 से डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, और हर एक्टिविटी के लिए जो है आप जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वेरिएंस निकालना है, तो जो भी यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू आएगा उसे अगर आप जो है होल स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर वेरिएंस का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि 1 का होल स्क्वायर 1 होता है तो 1, 3 का होल स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ 9, 1.33 का होल स्क्वायर होता है 1.78, तो 1.78, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और आप फॉर्मूला में भी देख सकते हैं कि जो वेरिएंस है टी पी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर ही हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं और सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो है बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। ओके, अच्छा, तो अब मैंने आपको बताया कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है तो निकल गया है। अब मुझे जो है सारे का वैल्यू जो है नेटवर्क डायग्राम में पुट करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ए एक्टिविटी के लिए जो टाइम कितना है, 7 है एक्सपेक्टेड टाइम, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में A7, ठीक है। बी एक्टिविटी के लिए है 9, ठीक है, तो ये हो गया 9, ठीक है। सी एक्टिविटी के लिए है 12,
तो यहाँ पर मैं इसे 12 कर सकता हूँ, राइट। अब जो है डी एक्टिविटी के लिए है 2, तो इसे मैं जो है यहाँ पर 2 कर सकता हूँ। ई एक्टिविटी के लिए है 10, तो यहाँ पर मैं इसे 10 लिख सकता हूँ, राइट। एफ एक्टिविटी के लिए है 3, तो यहाँ पर एफ एक्टिविटी ये है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद जी एक्टिविटी के लिए 2 है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एच एक्टिविटी के लिए है 8 एक्सपेक्टेड टाइम, ओके, तो यहाँ पर 8 हो गया। और आई एक्टिविटी के लिए है 2, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम हो गया 2, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको फिलअप कर सकते हैं, ओके ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आप देख लीजिए क्वेश्चन में और क्या पूछा है। देखिए, हमने नेटवर्क डायग्राम बना लिया, ये सॉल्व हो गया। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ऑल एक्टिविटीज़, तो ये जो टीई है, टीई जो है सारे एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम है, तो ये भी निकल गया, ठीक है। तो ये बी वाला भी सॉल्व हो गया, राइट। कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल टास्क, तो यहाँ पर हमने सिग्मा और वी निकाला, ठीक है, तो ये हो गया, ओके। अब हमको जो निकालना है, डिटरमाइन ऑल पॉसिबल पाथ्स एंड देयर एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितने पाथ्स हैं और हर पाथ्स का टाइमिंग क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं। देखिए, जो एक्टिविटी है ए से लेकर के आई तक, लास्ट तक जाने के लिए जो एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म होगा, या तो ये ऐसे जाएगा, आप मेरा पेंसिल का जो नोक है उसे देखिए, ऐसे जा सकता है ए बी डी ई एच आई से, या तो ऐसे जा सकता है ए सी डी ई एच आई से, ठीक है, या तो ए सी एफ जी एच आई, ये ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पाथ्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो पहला पाथ क्या है, ए बी डी ई एच आई, ठीक है। तो ये कौन सा पाथ है, ए बी डी ई एच एंड आई, तो पहला पाथ हो गया, राइट, ठीक है। तो पहले पाथ में अगर जो टाइमिंग है 7 + 9 + 2 + 10 + 8 + 2 करेंगे तो 38 वीक आता है, ठीक है। तो ये पहला पाथ हो गया, और इसमें जो टाइम आया ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर 38 वीक आ गया। मैं टाइमिंग भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग भी हमको एस्टिमेट करना है सारे पाथ्स का, ओके, ठीक है। सेकंड पाथ क्या है, सेकंड पाथ है हमारा, ये हम कह सकते हैं कि ए सी, ओके, फिर यहाँ पर हम जाते हैं तो ई आता है, ई एच आई, ये सेकंड पाथ है। तो यहाँ पर ये सेकंड पाथ मैंने लिखा हुआ है ए सी ई एच आई, और सारे पाथ का ड्यूरेशन जो है यहाँ पर जोड़ करके 39 कर लिया है मैंने, तो ये 39 वीक्स में सेकंड पाथ कंप्लीट होता है, ठीक है। थर्ड पाथ क्या है, थर्ड पाथ है ए सी, ओके, एफ जी एच आई, मतलब ऐसा करके भी हम जो है इस एंड पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। तो इनका भी जो सारा ड्यूरेशन है उसे भी हम अगर हम जोड़ लें, ठीक है, अगर हम जोड़ लें तो 34 वीक्स आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने जो है ऑल पॉसिबल पाथ और उसका जो है ड्यूरेशन जो है हमने जो है एस्टिमेट कर लिया, ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट में पूछा गया है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशन। देखिए, अब आपको इसको देख करके ये अंदाज़ा लगाना है कि इसमें जो है क्रिटिकल पाथ कौन सा है। इसमें 3 पाथ हैं, 1 2 3, अब इसमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा है वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ वही रहेगा जिसमें जो है मैक्सिमम टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 38 39 34, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम किस में लग रहा है, 39 वीक्स में लग रहा है, मतलब पाथ नंबर 2। तो ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पाथ, और ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पाथ में लगने वाला समय, यानी कि 39। पिछले वीडियो मैंने जो बताया था कि क्रिटिकल पाथ होता है उसमें मिनिमम टाइम लगता है, तो वो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, ठीक है। क्रिटिकल पाथ वह होता है जिसमें जो है मैक्सिमम टाइम लगता है, तो इसे जो है आप जो है करेक्शन कर लीजिएगा, ओके। तो क्रिटिकल पाथ यहाँ पर क्या हो गया, जिसमें मैक्सिमम टाइम लग रहा है, मैक्सिमम टाइम किस में लग रहा है, पाथ नंबर 2 में, तो ये हमारा हो जाएगा
क्रिटिकल पाथ ACEHI, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो हो जाएगा 39 वीक। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ई का आंसर, द क्रिटिकल पाथ इज ACEHI एंड ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इज 39 वीक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट हो जाता है। और मैंने आपके सहूलियत के लिए यहाँ पर ऑलरेडी नेटवर्क डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, और जो यहाँ पर रेड कलर से मैं ये एक एरो और एक्स्ट्रा शो किया हूँ, ये जो है क्रिटिकल पाथ को शो कर रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये EST LFT मैंने क्यों निकाला है ऊपर में। ठीक है, EST LFT मैंने इसलिए निकाला है ताकि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम में आपको ये ऊपर में जो EST LFT जो मैंने ये बॉक्स में बनाए हुए हैं, इसको आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए इसमें अलग से बना करके लिख दिया है। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 37 आया है, तो 37 + 2 39 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39, राइट, और ये वाला भी उसके हिसाब से 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा है। बाकी मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ EST LFT कैसे निकालते हैं, ताकि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आपने नेटवर्क डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब आपको EST LFT निकालने को कहा जा रहा है, तो हम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, क्योंकि A के लिए जो EST है 0 है, क्योंकि A के पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो हमने यहाँ 0 लिया। ठीक है, 0 में फिर A को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो 0 + 7 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 + 9 हो गया 16, यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है, और उसके बाद 16 + 2 16 + 2 होता है 18, लेकिन यहाँ पर 18 ना लेकर के 19 लिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन आ रहा है, एक इधर से भी आ रहा है, तो इसका भी हमको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7, 12 और 7 19 हो गया। ठीक है, और 19 ये आ रहा है, तो ये डमी एक्टिविटी है, तो इसका भी जो टाइम है 19 ही होगा। पहले यहाँ पर 18 आ रहा था, लेकिन जब यहाँ से जा रहे हैं तो 19 आ रहा है, तो मैक्सिमम हमको टाइम लेना है EST में, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर 19 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो ये 29 हो जाएगा, और 29 में फिर ये 8 जोड़ेंगे तो ये जो है 37 हो जाएगा। 37 में जब हम जो है ये 2 प्लस करेंगे तो ये जो है 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से EST जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो 19 आ गया था, 19 में जब +3 करेंगे तो 22, यहाँ पर इसका जो है EST निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे का EST निकल गया। अब हमको जो है LFT निकालना है, तो जब लास्ट में 39 आया तो यहाँ इसका जो LFT है वो भी 39 ही होगा, तो 39 से ही स्टार्ट करेंगे। तो अब हम जो है रिवर्स आएंगे, तो रिवर्स में क्या होता है, माइनस करते हैं, तो 39 - 2 किया तो 37 हुआ। ठीक है, अब 37 - 8 करेंगे तो 29 होगा। ठीक है, अब 29 से 2 लाइन गया, 29 से जब हम -10 करेंगे, ठीक है, तो 29 में -10 करेंगे तो 19 हो जाएगा। ओके, अब 19 - 2 करेंगे तो 17 हो गया। ठीक है, 17 - 9 करेंगे तो 8 हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक और लाइन आया है, ये वाला लाइन भी आया है, तो इस लाइन को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 29 - 2 किया तो 27 हो गया, 27 - 27 हो गया। ओके, अब 27 - 3 किया तो 24 हो गया, तो 24 यहाँ पर नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक और लाइन यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, 19 था, तो 19 जो है मिनिमम वैल्यू है, रिवर्स डायरेक्शन में हमको मिनिमम वैल्यू लेना रहता है, तो यहाँ पर 24 ना ले करके जो मिनिमम वैल्यू 19 आया है, इधर से आने पर वही वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 19, तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो 19 - 12 करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 7, अभी यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा था 8 आ रहा था, 17 - 9 किया था, तो यहाँ पर 19 में से 12 घटाएंगे तो वैल्यू आ रहा है 7, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लेना है रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 में से 7 गया तो ये वापस आ जाता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये EST और LFT जो है इसमें जो है हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपके समझने के लिए जो है
अलग से ये STLFT जो है बॉक्स में बनाया हुआ है। ठीक है, जब आप PERT का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो बॉक्स में STLFT बना है, इसको आपको अलग से ड्रॉ करने का, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली नेटवर्क डायग्राम बनाइए, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। ओके ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।